हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल कंप्लीट शिक्षा में स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर करंट से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने 215 दिनों में 3000 रेल कोच का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, दूसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है आपका हेवी कॉरपोरेशन लिमिटेड, चौथा ऑप्शन है L&T लार्सन एंड टुब्रो। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 215 दिनों में ही 3000 रेल कोच का निर्माण करके एक रिकॉर्ड बनाया है। तो अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो क्या करता है? रेल का कोच बनाता है, रेल कोच बनाता है, जिसकी स्थापना आपका हुआ था 1955 में। और यह कहाँ स्थित है? तो यह है पेराम्बूर, चेन्नई में है। और जिसको कौन ऑपरेट करता है, कौन इसको चलाता है? तो वो हमारा जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, इसको ऑपरेट करती है। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, भारत की पहली लंबी दूरी सीएनजी बस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भारत की पहली पूछ दिया गया है इसलिए। तो यहाँ देखिए, भारत की पहली लंबी दूरी सीएनजी बस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम अपना। तो पहला ऑप्शन हमारा है दिल्ली से देहरादून, दूसरा ऑप्शन है आपका मुंबई से दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है आपका पुणे से मुंबई, चौथा ऑप्शन है चेन्नई से गांधीनगर। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से देहरादून के बीच में सीएनजी बस को चलाया गया है। ये भारत की पहली सीएनजी बस लंबी दूरी की होगी। तो यहाँ दिल्ली से देहरादून चलाया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं सीएनजी बस के बारे में कि सीएनजी बस क्या होता है। तो देखिए, इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री हैं, वो कौन है हमारे? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। वो हमारे वर्तमान समय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, इस्पात मंत्री भी हैं। तो सीएनजी बस के बारे में जानते हैं। तो सीएनजी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और ये बस जो बनाया गया है, सीएनजी बस दिल्ली से देहरादून के बीच में चलाया जाएगा। और जो सीएनजी होता है उसमें वो क्या है? वो एक प्राकृतिक गैस है जिसको कंप्रेस करके तरल रूप में ला करके और एज अ ईंधन यूज़ किया जाता है। ईंधन के जैसा उसको यूज़ किया जा रहा है, डीजल के जैसा, जिसमें कि सीएनजी में क्या होता है, 80 से 90% तक आपका क्या होता है? मीथेन पाया जाता है, एक प्राकृतिक गैस है। तो इस प्रश्न से इतना ही। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पहली बार स्तन कैंसर के उपचार के लिए दवा की मंजूरी दे दी है? देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो भी एक कैंसर का प्रकार है, कैंसर का एक टाइप्स है। तो पूछा गया है कि किस संगठन ने स्तन कैंसर के उपचार के लिए, उसके ब्रेस्ट कैंसर के उपचार के लिए दवा की मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका WHO, दूसरा ऑप्शन है यूनिसेफ, तीसरा ऑप्शन है WTO और चौथा ऑप्शन है आपका नाटो। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? WHO आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? WHO। अब WHO के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्तन कैंसर के बारे में कि वो एक कैंसर का प्रकार है और जिसको क्या किया है, WHO ने मंजूरी दे दिया है उसके दवा के लिए। तो यहाँ WHO का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं हम। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुआ था आपका? 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, WHO में वर्तमान समय में कुल सदस्य देश कितने हैं, कितने मेंबर कंट्री हैं? तो 194 आपके मेंबर कंट्री हैं। और इसके द्वारा जिस दवा को मंजूरी दिया गया है वो कौन सी दवा है? ट्रस्टुजुमाब, जो कि कैसे बनाया गया है? वह एक जिंदा कोशिकाओं के द्वारा बनाया गया है जिसमें कि केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया है। और WHO के आपके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहेनोम। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी? अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पूछा गया है पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। ट्रांसजेंडर देखिए, जिसमें कि ट्रांसजेंडर के बारे में आप जानते ही हैं कि अभी ये
एक नया एज अ जेंडर के रूप में इसको भी मान्यता दिया गया है। तो पहली बार किस राज्य में, देश के किस राज्य में बनाया गया ऐसा यूनिवर्सिटी जिसमें ट्रांसजेंडर भी पढ़ सकेंगे, वो ट्रांसजेंडर के लिए है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश। इन चारों में से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। तो किस राज्य में बनाया गया है पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो हम लोग बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं आपके योगी आदित्यनाथ हैं, और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि वो किस खेल से संबंधित है, कौन सा खेल खेलती हैं मनु भाकर। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ, वो टेनिस प्लेयर हैं, या फुटबॉल प्लेयर हैं, या वो निशानेबाजी में है, या वो पहलवान है, वेट लिफ्टर हैं, बॉक्सिंग करती हैं। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निशानेबाजी। वो क्या करती हैं? निशानेबाज हैं एक। तो मनु भाकर के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, मनु भाकर जो है वो एक निशानेबाज हैं। तो कैसी हैं, क्या हैं? तो ये देखिए, ये हैं मनु भाकर, जिन्होंने क्या किया है, जो एक निशानेबाज शूटर हैं ये, और इनका जो संबंध है वो ये किस राज्य से है? तो ये हरियाणा की रहने वाली हैं, जिन्होंने अभी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये नेशनल चैंपियनशिप, जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा था, ये आपका कहाँ हो रहा था? तो ये आपका भोपाल में हो रहा था, अभी फिलहाल ही हुआ है। और इसमें मनु भाकर को क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 2020 में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है विश्वनाथन आनंद, लक्ष्य सेन, वीवीएस लक्ष्मण और लिएंडर पेस। तो यहाँ आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो हैं वो भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, जो किस देश से, किस राज्य से हैं? तो ये आपके गोवा से हैं। यही देखिए, ये हैं लिएंडर पेस, जो गोवा से हैं, और क्या है, ये एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही, जिन्होंने अभी 2020 में ही क्या किया है, सब पूरे टेनिस से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर लिया है कि अब हम संन्यास लेंगे, नहीं खेलेंगे इसके बाद। तो लिएंडर पेस 2020 में संन्यास लेने वाले हैं, और ये बहुत ही एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं? तो गोवा से हैं। अब इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न है आपका, हाइपरसोनिक हथियारों वाला विश्व का एकमात्र देश कौन बन गया है? अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट बहुत ही है, क्योंकि ये प्रश्न पहली बार हुआ है किसी देश के पास हाइपरसोनिक हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है, और उन्होंने अपने सेना में भी भर्ती कर लिया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है आपका? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ, रूस, चीन, इटली और बेल्जियम। तो ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? रूस। रूस ने क्या किया है, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया और उसको अपने सेना में भी शामिल कर लिया। अब हम लोग जानेंगे कि ये हाइपरसोनिक हथियार जो है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आखिर ये क्या है। तो देखिए, हाइपरसोनिक जो मिसाइल होता है वो क्रूज और बैलिस्टिक दोनों प्रकार का फीचर से लेस मिसाइल है। और इस मिसाइल को क्या किया जाता है कि जब लॉन्च किया जाता है तो यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है, उसके बाद जमीन या हवा में मौजूद जो उसका टारगेट होता है उसको निशाना बनाती है, और इसको यदि एक बार लॉन्च कर दिया गया तो इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। जिसका जो स्पीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा, ध्वनि की स्पीड से बहुत ज़्यादा गुना तेज है। जिसका स्पीड कितना है? 33,000 किलोमीटर पर आवर है। जिसका स्पीड कितना है? 33,000 किलोमीटर पर आवर। और ये इतना फास्ट चलने की गति से, इतना इसका जो गति होता है इतना तेज होता है कि इसे रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। रडार भी इसको नहीं बता सकता कि यहाँ से कुछ चीज़ जा रहा है, इसके मतलब वजूद जो है नहीं बता सकता है। रडार को के भी नज़र में ये नहीं आता है अपने तेज स्पीड के कारण। तो हाइपरसोनिक के बारे में तो आपने बहुत कुछ जान लिया। अब जानते हैं हम रूस के बारे में। तो देखिए, रूस की राजधानी जो है वो कहाँ है? मॉस्को है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो व्लादिमीर पुतिन हैं।
और यहाँ के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव। और यहाँ की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो क्या है? रूबल है। तो इस प्रश्न से इतना आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा देखिए ये हाइपरसोनिक इस तरीके से कुछ दिखता है। देखिए ये ध्वनि की स्पीड से, आवाज़ के जो साउंड का स्पीड होता है उसके ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही 10 गुना ज़्यादा स्पीड से ये क्या होता है? जाता है। इसलिए इसको रडार भी डिटेक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से दिखता है कुछ। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा यहाँ अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगी? अब देखिए डिजिटल रेडियो के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले कि क्या होता है। तो जो नॉर्मल रेडियो होता है ये उसी टाइप का होगा, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेशन होता है, जो रेडियो में जो नॉइजेज आते हैं वो सारे इसमें क्या होंगे? कम होंगे, नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे। और ये भी वैसा ही होगा, उसी रेडियो की तरह होगा, लेकिन इसमें साउंड क्वालिटी ये सब क्या होगा? समझ सकते हैं कि ये उसका रेडियो का एडवांस वर्जन, इनहेंस वर्जन हो सकता है, होगा। तो केंद्र सरकार किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो को लॉन्च करेगी? तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना, 2020, 2022, 2024 या 2030। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा कब? तो 2024 तक क्या करेगी केंद्र सरकार? डिजिटल रेडियो को लॉन्च कर देगी। तो या इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ अगला प्रश्न है हमारा, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द डिकेड की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? अब यहाँ जैसे ही एकमात्र पूछा जाता है तो ये प्रश्न आपके लिए ऑफकोर्स ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पूछा है विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं हम अपना। पहला ऑप्शन धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी। दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा। तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली। चौथा ऑप्शन है आपका सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। विराट कोहली को अभी विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द डिकेड की सूची में शामिल किया गया है और इसमें शामिल होने वाले यह एकमात्र भारतीय बने हैं। अब जानते हैं विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द डिकेड क्या होता है। तो ये देखिए, ये 10 सालों का परफॉर्मेंस को देख करके जारी किया गया है। तो इसमें एकमात्र भारतीय आपके विराट कोहली शामिल हुए हैं, इसलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कितनी पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी सामान्य करेंसी का नाम बदलकर इको रख लिया है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कितनी पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं जिन्होंने अपनी करेंसी का नाम बदलकर इको रख लिया है? तो ऑप्शन देखते हैं, 2, 4, 10 या 8। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कितने देश हैं वो? 8 हैं। अब जानेंगे कि ये 8 देश कौन कौन से हैं। तो ये 8 देश हैं जिनके नाम है आपका बेनिन, बुर्किना फासो, आइरी कोस्टा, माली, नाइजर, सेनेगल, गिनी बिसाऊ, टोंगो। ये सारा जो देश हैं ये अफ्रीकी देश हैं, पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं जिन्होंने अपने करेंसी का नाम बदल करके संयुक्त रूप से क्या रख लिया है? इको रख लिया है। तो देखिए इस प्रश्न से इतना ही, आज इस वीडियो में इतना ही। हम जानेंगे अब अपने अगले वीडियोज़ में ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस वीडियोज़ के PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकें तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डेली इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।